वैसे आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर सिर्फ चुनाव पर नहीं है। देश के सामने मौजूद कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ भी मोदी एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छुट्टी वाले दिन कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए टॉप लेवल मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, हेल्थ मिनिस्ट्री और दूसरे मंत्रालयों के टॉप अफसर्स के साथ लंबी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और तैयारी के मंत्र भी दिए। कोरोना की तीसरी लहर को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खुद एक्शन में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने संडे के दिन टॉप लेवल के अफसरों के साथ इमरजेंसी मीटिंग ली। हाई लेवल मीटिंग में कोरोना की थर्ड वेव के खतरे और आगे की तैयारियों पर लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की नजर देश के कोरोना मीटर पर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इंफेक्शन तेज है। पूरे देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर निकल चुका है। प्रधानमंत्री ने अफसरों की इमरजेंसी मीटिंग में इन सब चिंताओं पर बात की। मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा प्रधानमंत्री को कोरोना की मौजूदा स्थिति पर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों से कहा कि वो देश भर में वैक्सीनेशन तेज करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग सके। प्रधानमंत्री को बताया गया कि 15 से 18 साल के बच्चों में वैक्सीनेशन काफी तेज गति से चल रहा है। अब तक 15 से 18 साल के बच्चों में से 31% को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि बच्चों में वैक्सीनेशन को मिशन मोड पर चलाएं। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। पहली और दूसरी लहर का देश ने डटकर मुकाबला किया। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से पैदा होने वाली तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार अलर्ट है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। हॉस्पिटल्स को तीसरी लहर के खतरे के लिए तैयार किया गया है। अगर तीसरी लहर आई तो बड़ी संख्या में आइसोलेशन बेड्स की जरूरत होगी। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स चाहिए होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन सब पर नजर है, इसलिए खतरा सामने आने से पहले ही तैयारी कर ली गई है। देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1.5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पर 3 बार हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिन पहले 22 दिसंबर को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अफसरों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की थी। तब प्रधानमंत्री ने अफसरों के साथ करीब 1 घंटा बात की थी, हालात की जानकारी ली थी, अफसरों को दवा और ऑक्सीजन का स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए थे। पिछली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 3T का मंत्र दिया था, यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट। कोरोना के ताजा खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी शुरू से एक्टिव मोड पर काम कर रहे हैं। करीब 45 दिन पहले जब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत नहीं पहुंचा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर पहली मीटिंग की थी। 26 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों की मीटिंग बुलाकर इंटरनेशनल ट्रेवल में छूट देने की प्लानिंग पर दोबारा विचार करने को कहा था। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारी की और सख्ती को लेकर अफसरों को 6 हिदायतें भी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना पर बार बार हाई लेवल मीटिंग क्यों करनी पड़ रही है? सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां क्यों की हैं?
इसे समझने के लिए कोरोना इन्फेक्शन के रोज आ रहे आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पूरे देश में कोरोना इन्फेक्शन के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। स्थिति कितनी खतरनाक है, पहले इसे समझ लीजिए। 24 घंटे के दौरान कोरोना से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंचने को है। तीसरी लहर में संक्रमण का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। शनिवार को पूरे देश में 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,59,424 केस आए थे। इस दौरान 327 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पूरे देश में कोरोना का वायरस कितना बड़ा खतरा बन गया है, इसे समझने के लिए कुछ और आंकड़ों को भी देख लीजिए। देश में बीते सिर्फ 8 दिनों में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या में 600% का इजाफा हुआ है। 1 जनवरी को देश में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 27,553 थी। सिर्फ 2 दिन बाद 4 जनवरी को संक्रमित लोगों की संख्या डबल से भी ज्यादा 58,000 के लेवल पर पहुंच गई। इसके बाद कोरोना इन्फेक्शन ने जो रफ्तार पकड़ी है, उस पर ब्रेक नहीं लग रहे हैं। 5 जनवरी को कोरोना के 90,928 नए केस आए। इसके अगले दिन यानी 6 जनवरी को पूरे देश में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1,17,100 हो गई। 7 जनवरी को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,41,986 हो गई और कल यानी 8 जनवरी को पूरे देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 1,59,424 हो गई। लेकिन परेशानी यहीं रुकने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाला है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने आने वाले दिनों के लिए एक अनुमान पेश किया है। अफ्रीका का जो हमने प्रारंभ में आकलन किया था, जब भारत का डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं था, तो हम ये मान के चले थे कि जिस प्रकार साउथ अफ्रीका में हुआ वैसा ही भारत में होगा और उसके अनुसार कुछ प्रोजेक्शन किए थे। लेकिन इंडिया के ट्रेंड देख के बड़ा स्पष्ट है कि साउथ अफ्रीका जैसा हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक ये इन्फेक्शन फैल रहा है और उसका कारण एक ही दिखता है कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन जो है वो लोगों की इम्यूनिटी जो पुरानी थी, चाहे वैक्सीन वाली हो या इन्फेक्शन वाली हो, उसको बाईपास कर रहा है। ये साउथ अफ्रीका में उस स्तर तक नहीं कर पाया था जितना भारत में कर रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार बहुत तेज है। इन्फेक्शन रेट भी पहले के मुकाबले ज्यादा है। कोरोना का वायरस कोई भेदभाव नहीं कर रहा। कोरोना के तेज रफ्तार के बीच आज दिल्ली से डराने वाली खबर आई। दिल्ली में फ्रंट लाइन वर्कर्स पर कोरोना का जबरदस्त अटैक हुआ है। दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों के करीब 750 डॉक्टर और नर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सबसे ज्यादा एम्स के डॉक्टर और नर्स कोरोना से प्रभावित हुए हैं। एम्स के कम से कम 350 डॉक्टर इस समय आइसोलेशन में हैं। ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर हैं। दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में 29 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। 6 और 7 जनवरी को संसद भवन के 400 से ज्यादा स्टाफ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने कर्मचारियों के ऑफिस आने पर पाबंदी लगा दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव अफसर पद से नीचे के 50% अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 जनवरी तक वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। सभी ऑफिशियल मीटिंग वर्चुअली होंगी। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने दिल्ली को लेकर भी एक अनुमान बताया है। दावा है 15 जनवरी के आसपास दिल्ली में इन्फेक्शन के मामले अभी की तुलना में करीब 2 गुने हो सकते हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह अब हमारे पास डेटा इतना आ गया है कि हम उसके बारे में कुछ अच्छे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विशेष रूप से मुंबई में, तो मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पर पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले आंकड़े महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के हैं। शनिवार के दिन महाराष्ट्र में 44,388 केस सामने आए थे। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 22,751 मामले आए, जबकि पश्चिम बंगाल में 18,802 केस निकले। चिंता की बात यह है कि अब तक पूरे देश में कोरोना संक्रमण के जितने मामले आए हैं, उनमें 80% केस सिर्फ टॉप 10 राज्यों के हैं। इस वक्त दिल्ली और मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। आज दिल्ली में 22,751 नए केस आए, जबकि मुंबई में 19,474 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 23.53% हो गई है, जबकि मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 28.53% पर पहुंच गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। ठीक होने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आगाह किया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। स्थितियां चिंताजनक होती जा रही हैं, इसलिए केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार अब सख्त फैसले ले रही हैं। देश भर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या की बात करें तो दिल्ली दूसरे नंबर पर है। केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हालात काफी खराब है। पूरे देश में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे। तो डेली बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि राजधानी में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल इससे इनकार किया है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। दिल्ली की रिपोर्ट आपने देखी, मुंबई में भी कोरोना का इन्फेक्शन डराने वाला है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मुंबई में 5 जनवरी को 15,166 केस आए थे। 6 जनवरी के बाद मुंबई में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 20,000 के पार आ रही है। 6 जनवरी को मुंबई में 20,181 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 जनवरी को 20,971 केस आए, जबकि 8 जनवरी को 20,318 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना की तीसरी लहर का असर मुंबई के पुलिस डिपार्टमेंट पर भी पड़ा है। मुंबई पुलिस के 486 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 104 पुलिस वालों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। मुंबई पुलिस के कई सीनियर अफसर भी पॉजिटिव हो गए हैं। ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विश्वास नागरे पाटिल, एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी सहित कई अफसरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वसई, विरार, मीरा भाईंदर के पुलिस कमिश्नर सदानंद दाते भी कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं। मुंबई में स्थितियां खराब हैं, लेकिन लापरवाही का आलम देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुंबई की सड़कों पर, बाजार में, समंदर के किनारे लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बिल्कुल लापरवाह दिख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से अटैक कर रहा है, दादर की मार्केट में लोगों की भीड़ देखकर डर लगता है। मुंबई में कोरोना विस्फोट हो गया है और लगातार तीसरे दिन यानी शनिवार को भी 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं सामने, और उसकी सबसे बड़ी वजह बाजारों में अभी भी उमड़ने वाली भीड़ और लोगों की लापरवाही है। दूर दूर तक अगर आप देखें तो भीड़ भारी लोगों की यहाँ पर इकट्ठा है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो मास्क जिनके चेहरे पर नहीं है, मास्क नदारद है, और कुछ लोगों ने जिन्होंने मास्क पहना भी है वो ढंग से नहीं पहना है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार मामले विस्फोटक होते चले जा रहे हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स लोगों से घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं। कई जगहों पर एक बार फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास हजारों लोग सिर्फ घूमने निकल आए। गेटवे ऑफ इंडिया पर इतनी भीड़ थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम टूट गए। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर कोविड नियमों का जायजा लेने गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची, लेकिन वहां लोग लापरवाही से इधर उधर घूमते दिखे। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए थे। ये है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, जहां पर लगातार जो दिन ब दिन भीड़ है वो बढ़ती जाती है। राज्य सरकार ने कहा है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 5 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होना है, क्योंकि कोविड का खतरा भीड़ के चलते बढ़ता है। लेकिन ये जो भीड़ है वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसी ही भीड़ मुंबई के और भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, जुहू चौपाटी हो, वहाँ पर भी लगातार बढ़ती है। दादा मास्क क्यों नहीं पहना?
क्यों नहीं पहनते आप लोग मास्क? फोटो शूट करवा रहे हैं। लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? नहीं मैडम, अभी तो क्यों नहीं, नाक के नीचे क्यों पहनते हैं मास्क? नहीं सॉरी, वो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बाल बच्चे को लेके आए हैं, बाल बच्चे की स्कूल बंद हुई है, लेकिन इतना सुपर स्प्रेडर जो ओमाइक्रॉन हो रहा है उसमें अपने बच्चे को बाहर निकाला ही है, तो उसके मुंह पे मास्क होना चाहिए। आप भी मास्क लगा के घूमो, ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां रखे घूमो, भयभीत मत हो, जिधर हो उधर पूरी एसओपी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर होना या वैक्सीन लेके तैयार रहना, इतना भी करते तो डरने का बात नहीं चाहिए। मुंबई में कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू हो रही है, लेकिन लापरवाही का आलम चारों तरफ है। लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, इसलिए बीएमसी के अधिकारी और पुलिस वाले अब गाइडलाइंस तोड़ने वालों पर छापे मार रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई के परेल इलाके में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जेप्टो के गोदाम में भारी लापरवाही दिखी। स्थानीय लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद गोदाम पर छापेमारी की गई। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी जेप्टो पर जो है मुंबई महानगर पालिका और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की है। ये वो जेप्टो शॉपिंग कंपनी का गोडाउन है। यहाँ से तमाम डिलीवरी बॉय जो आते हैं मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में, यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। दरअसल स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि जो सैकड़ों कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उन लोगों के जरिए कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है और बार बार मिल रही शिकायतों के बावजूद जो है यहाँ पर कोविड का पालन नहीं हो रहा था। इसी वजह से यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई की गई। अकेले मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के कई और शहरों पर भी कोरोना वायरस कहर ढा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस 40,000 के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में 6 जनवरी को 36,265 केस आए थे। इसके अगले दिन 7 जनवरी को 40,925 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और कल यानी 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 41,434 हो गई। इसी वजह से अब महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती करने का फैसला लिया है। राज्य में 10 जनवरी से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। मॉल और सैलून 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सोशल पॉलिटिकल कार्यक्रमों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग जा सकेंगे। कोरोना केसेस के मामले में पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है। 8 जनवरी को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 18,802 नए मामले आए। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का भी बुरा हाल है। यूपी में भी कोरोना तेजी से पैर फैला रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान यूपी में कोरोना के 7,695 नए मामले आए हैं। इसी दौरान 4 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। यूपी में अगले महीने से 7 चरण में चुनाव होने हैं। यूपी विधानसभा चुनाव कोरोना की तीसरी लहर के बीच हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने कई तरह के एहतियाती कदमों का ऐलान किया है। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं है। राजनीतिक दलों को वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार करना होगा। चुनाव के समय और फिर ये कोरोना का प्रकोप, ओमिक्रॉन का प्रकोप, तो मैं कहूँगा रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस सहित तमाम सावधानी अपनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी शुक्रिया, 15 तारीख तक तो इन पर बैन लगा ही दिया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एहतियात बहुत जरूरी है। अगर लापरवाही बरती गई तो यूपी में स्थितियां काफी खराब हो सकती हैं। अभी बहुत अच्छे से अनुमान लगाना संभव नहीं है हमारे लिए यूपी का। मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पीक पे पहुँच जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान में भी 24 घंटे के दौरान 4,108 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में नई गाइडलाइन लागू की है। अब शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट में वही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, इसलिए इस बार खतरा ज्यादा बड़ा है। जरा सी असावधानी कोरोना पॉजिटिव बना सकती है। देश के अलग अलग राज्यों में कई वीवीआईपी कोरोना से इन्फेक्ट हो गए। बिहार में 2 और मंत्री शहनवाज हुसैन और मुकेश साहनी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब तक बिहार के 9 मंत्रियों को कोरोना हो चुका है, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके 2 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि जांच में सीएम हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यूपी से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। हरियाणा के रोहतक में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद इंस्टीट्यूट ने सोमवार से ओपीडी सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में अब तक 156 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। अच्छी बात यह भी है कि अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 17 करोड़ 74 लाख वैक्सीन डोज मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सामने है। ऐसे में सिर्फ सावधानी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से बचा सकती है। आज योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लोगों को आगाह किया। स्वामी रामदेव ने ओमिक्रॉन का मुकाबला करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बताए। जिनको ये सर्दी जुकाम बुखार के साथ साथ टाइफाइड भी हो रहा था, टाइफाइड का शर्तिया इलाज है, उसका रामबाण कहें या ब्रह्मास्त्र कहें, वह है मुनक्का, अंजीर और ये खूब कला। इसका भी चटनी बना करके सिलबट्टे पर हमने लोगों को बताया कि इसका उपयोग करो। यही काढ़ा अभी हम पूरे देश को दोबारा से बता रहे हैं कि दोबारा से काढ़ा पीजिए और इन घरेलू चीजों से इस ओमिक्रॉन के खतरे से अपने आप को बचाइए। ज्यादा लापरवाह मत होइए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको किसी बड़े संकट में डाल सकती है। आपको अभी लग रहा है कि मेरे अंदर तो माइल्ड लक्षण है, माइल्ड से आप कभी भी मॉडरेट हो सकते हो, इसलिए मैंने ये काढ़े के बारे में बात की। ये हमने हल्दी वाला दूध पूरे देश को बताया था, गोल्डन मिल्क के नाम से पूरी दुनिया में भी ये प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि सबके पास में तो इतना पैसा नहीं है कि वो केसर जो है डाल सके, क्योंकि ये केसर ये तो सबके लिए उपलब्ध कराना एक चैलेंजिंग जॉब होता है। लेकिन हमने ये हल्दी वाला दूध और इसके साथ में इसमें यदि शिलाजीत ड्रॉप डाल करके और च्यवनप्राश ले लिया जाए, हल्दी के साथ केसर के साथ च्यवनप्राश का सेवन करें। चाहे सरकार हो, एक्सपर्ट्स हो या डॉक्टर्स, सभी एक बात कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के लिए बने नियमों को पूरी तरह पालन करना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।